दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम वैकल्पिक विषय नागरिक शास्त्र के 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता के प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार के 120 प्रश्न होंगे, जिनमें 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 80 प्रश्न आपके विषय से पूछे जाएंगे। हम सामान्य अध्ययन का अलग से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज की वीडियो में हम नागरिक शास्त्र यानी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के नागरिक शास्त्र का 5वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए पहला है गार्नर पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसीज, सीले द थियरी ऑफ स्टेट, मैकाइवर द मॉडर्न स्टेट। तो इसमें दोस्तों सीले, देखिए सीले की पुस्तक द थियरी ऑफ स्टेट नहीं बल्कि ब्लंटसली की पुस्तक है द थियरी ऑफ स्टेट। देखिए सर जॉन सीले की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, द थियरी ऑफ स्टेट के लेखक ब्लंटसली हैं। इसके अलावा गार्नर की पुस्तक है, आप जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी और मैकाइवर ने द मॉडर्न स्टेट की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य को एक संप्रभु क्षेत्रीय समूह कहा है? ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, लास्की, डेविड हेल्ड या लासवेल। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लासवेल संप्रभुता के सत्ता के उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करता है और उसका मानना है कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति की संरचना भी सर्वोच्च हो सकती है। तो लासवेल ने दोस्तों राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह माना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार तत्व है? तो सही उत्तर है दोस्तों लेनिन। ये कथन लेनिन का है। लेनिन का कहना है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार तत्व है। लेनिन की रचना है दोस्तों स्टेट एंड रिवोल्यूशन। स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, देखिए किसने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं? ऑप्शन है आपके डायसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन या डार्किन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड एक्टन। दोस्तों लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले, फ्रीडमैन और पेरेटो ये लोग स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं और एक्टन का ही कथन है कि समानता की तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है और इसी प्रकार स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक न मानकर एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? तो ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जनता। तो दोस्तों संप्रभुता दो प्रकार की होती है, तथ्यात्मक और विधिक। वास्तविक संप्रभुता जनता में वास्तविक संप्रभुता जिसमें निवास करती है उसे तथ्यपरक संप्रभुता, और जो कानून संप्रभु है उसे विधिक संप्रभुता कहा जाता है। तो देखिए भारत में जनता जो है वास्तविक संप्रभु होती है, जबकि संसद में विधिक संप्रभुता निवास करती है। अगला प्रश्न है, देखिए कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए पाउंड, सालमैंड, ऑस्टिन या डब्ल्यू विल्सन। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन सालमंड का है। सालमंड ने कानून की परिभाषा इस प्रकार दी है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है आपका? देखिए ऑप्शन है आपके नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो देखिए कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था का आधार नहीं है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि इस शासन में या संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं बल्कि ये
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व या गुण है? लचीला संविधान, कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। संसदीय शासन प्रणाली का जो अपरिहार्य तत्व है वो कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय या घनिष्ठ संबंध होता है। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का गठन विधायिका के सदस्यों से ही किया जाता है और इसमें जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होता है किसका? ऑप्शन देखिए, राज्य का, सरकार का, राज्य और सरकार दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य और सरकार दोनों का। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो शासन और राज्य दोनों का प्रधान होता है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर काम करता है, यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करता है। और इसमें शासन के तीनों अंगों के कार्य क्षेत्र को विभाजित कर दिया जाता है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ये किसका कथन है? तो उत्तर है दोस्तों, ये अब्राहम लिंकन का कथन है, जिन्होंने कहा है कि सभी मनुष्यों को कुछ के समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति कही जाती है? ऑप्शन देखिए, बहुसंख्यक वोट पद्धति, बहुल वोट पद्धति, द्वितीय बैलेट वोट पद्धति या अधिमान्य वोट पद्धति। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुल वोट पद्धति। दोस्तों, बहुल वोट पद्धति के समर्थक जे.एस. मिल था और उसका मानना था कि मतों के मूल्य समान महत्व के नहीं होते हैं। अज्ञानता, मूर्खता और उदासीनता की अपेक्षा बुद्धि, शिक्षा और उच्च स्तर के गुण के अधिक मूल्यवान होते हैं। और इसी आधार पर उसने माना है कि जो लोग शिक्षित हैं, धनवान हैं, उनको उनके वोट का मूल्य अधिक होना चाहिए, जबकि जो लोग अशिक्षित हैं या जो धनवान नहीं हैं, उनके वोट का मूल्य कम होना चाहिए। तो भेददर्शी वोट पद्धति जो है बहुल वोट पद्धति को कहा जाता है। अगला प्रश्न आसान सा है, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है, आप जानते हैं। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों, उदारवाद जिसको इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं, उसकी उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन में लिबर का जो अर्थ होता है वो होता है स्वतंत्रता की इच्छा या फिर दोस्तों स्वतंत्रता या मुक्तता की दशा। अगला प्रश्न है, उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए, ब्रैडले, बोसांके, हाबहाउस या ग्रीन। तो इसमें आपको बताना है कि उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन किसने किया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, टी.एच. ग्रीन ने। दोस्तों, मिल के बाद टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद की सकारात्मक संकल्पना को आगे बढ़ाया था। और उदारवादी चिंतन में ग्रीन का मुख्य योगदान ये था कि उसने अधिकारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया और ये अधिकार किसी अनुभवातीत कानून से नहीं जन्मे, बल्कि इनकी उत्पत्ति मनुष्य की नैतिक प्रकृति से हुई है। और दोस्तों, ग्रीन ने उदारवाद को नकारात्मक मान्यता से सकारात्मक मान्यता की ओर मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला प्रश्न है, राज्य को पीछे धकेलो। देखिए, राज्य को पीछे धकेलो किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण और कल्याणवाद, विकास और वैश्वीकरण, और उदारीकरण और आधुनिकीकरण। दोस्तों, राज्य को पीछे धकेलो ये अवधारणा निजीकरण और उदारीकरण से जुड़ी हुई है। उदारीकरण राज्य के हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है, यानी राज्य को व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो निजीकरण है उसमें भी व्यक्तियों की निजी संपत्ति पर बल दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है या इसकी मूल मान्यता है, राज्य को पीछे धकेलो। अगला प्रश्न है, सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी?
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका में? तो सही उत्तर है सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति दोस्तों यूरोप में हुई थी। और ऐतिहासिक दृष्टि से नागरिक समाज की अवधारणा का वास्तविक अर्थ 2 बार अपने मूल शास्त्रीय रूप में परिवर्तित हुआ। पहला परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति के बाद और दूसरा यूरोप में साम्यवाद के बाद इसमें परिवर्तन हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ क्या है? तो देखिए सही उत्तर है दोस्तों सदस्यों और मतदाताओं के विचारों के प्रति अपनी बात रखना। ये राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है। तो सही उत्तर है राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का अर्थ सदस्यों और मतदाताओं के विचारों के प्रति अपनी बात रखना है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को? तो ये थॉमस हॉब्स ने लिखा है दोस्तों अपनी आत्मकथा में कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है और दिए गए सुमेलन के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। एक व्यक्ति का जनहित में शासन दोस्तों इसको राजतंत्र कहा जाता है, क्योंकि राजा जो है एक व्यक्ति है और वो जनहित में शासन करता है। एक व्यक्ति का स्वहित में शासन क्या कहा जाता है? तो एक व्यक्ति केवल अपने हित में शासन करे, मनमानी शासन करे तो तानाशाही कहा जाता है। कुछ व्यक्तियों का स्वहित में शासन यानी कुछ व्यक्ति जब अपने हित के लिए शासन करें तो उसको गुटतंत्र कहा जाता है, और कुछ व्यक्ति जब जनहित में शासन करें तो उनको कुलीन तंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी। देखिए मिलान के आधार पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न देखिए ये किसका मानना है कि लेवायथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया था? ऑप्शन है क्लेरेंडन, एफ टोनीज, सैमुअल आई मिंज या लियो स्ट्रास। तो सही उत्तर है दोस्तों क्लेरेंडन। क्लेरेंडन जो है हॉब्स का बहुत बड़ा आलोचक था। उसने कहा है कि लेवायथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया ग्रंथ था। अगला प्रश्न है, किसने लाक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? ऑप्शन है आपके ओकसाट, मैकफर्सन, मेडिसन या मैकाइवर। तो सही उत्तर है मैकफर्सन। दोस्तों मैकफर्सन ने लाक के प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है आपके प्लेटो, बोधा, मैकियावेली और अरस्तु। तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु पहला सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों जॉन लॉक का जो राजनीतिक दर्शन है उसका सही क्रम है सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार, यानी प्राकृतिक अधिकार लोगों को पहले से ही प्राप्त थे, फिर प्राकृतिक अवस्था, फिर सामाजिक समझौता और उसके बाद नागरिक समाज की उत्पत्ति। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉक के राजनीतिक दर्शन के क्रम में। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक द्वारा नहीं की गई है? देखिए पर्सियन लेटर 1721, सहिष्णुता पर पहला निबंध 1689, शासन पर 2 निबंध 1690 और कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए ऑप्शन ए पर्सियन लेटर। पर्सियन लेटर जो है ये आपके जॉन लॉक की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? पर्सियन लेटर की रचना मॉन्टेस्क्यू द्वारा की गई है। लेकिन सहिष्णुता पर पहला पत्र, शासन पर 2 प्रबंध और कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व यानी बी, सी और डी ये लॉक की रचनाएं हैं। पर्सियन लेटर मॉन्टेस्क्यू की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रामसी से संबंधित है। देखिए ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है और उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी जो शब्द है वो हीगल से लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इटालियन विचारक था एंटोनियो ग्रामसी, उसको नव मार्क्सवादी विचारक माना जाता है और ग्रामसी की रचना द प्रिजन नोटबुक के नाम से जानी जाती है। उसने कभी नहीं कहा कि आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 और
4 जो है ये आपके सही हो जाएंगे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 3, 4। देखिए 1, 3 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 2 इसमें से जो 3 है ये आपका सही नहीं है। दोस्तों 1 और 4, तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? देखिए ये आपका प्रश्न जो है इसमें सही उत्तर वह आपका हो जाएगा कि 65 का कौन सा कि देखिए इसमें देख लीजिए, सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता है, ये आपका सही है। इसके अलावा देखिए सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है, और इसके अलावा आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है, ये भी सही नहीं है। और सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगल से लिया था। तो इसमें दोस्तों जो सही कथन है वो ये है कि इसमें 3 आपका सही नहीं है। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है, ये जो है एंटोनियो ग्राम्सी ने नहीं कहा था। तो आपका 3 नहीं हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे। सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 1, 2 और 4 सही उत्तर होने चाहिए। दोस्तों नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, और कारण है कि सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों ए तो आपका कथन जो है वो सही है कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, ये आपका सही है। सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं, ये सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक ने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है? सावरकर, एम.एन. राय, अरविंदो या अंबेडकर? तो सही उत्तर है मानवेंद्र नाथ राय। एम.एन. राय ने दोस्तों मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को अस्वीकार किया है, और उनका मानना है कि अतिरिक्त मूल्य के अभाव में कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, ये मार्क्स का विचार था, और इस विचार के विरुद्ध पहला विचारक ये कहने वाला कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा, ये बुखारिन था। बुखारिन का कहना था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों V.I. लेनिन। लेनिन का कहना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। अगला प्रश्न आसान सा है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स आश्रम है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यासधारिता का लक्ष्य क्या है? तो देखिए अधिकारों की स्थापना, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना, आर्थिक समानता की स्थापना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों गांधी जी द्वारा प्रतिपादित जो न्यासधारिता है या ट्रस्टीशिप है, उसके माध्यम से वो समाज की नैतिक और आर्थिक जो है समस्या को सुलझाना चाहते थे। और जो है न्यासधारिता के प्रमुख लक्ष्यों में अमीरों का नैतिक विकास, गरीबों का आर्थिक विकास, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। हालांकि आर्थिक समानता जो है, आर्थिक समानता की स्थापना भी जो है गांधी जी के न्यासधारिता का था, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूंजीपति को जो है संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि उसका ट्रस्टी समझना चाहिए और उस संपत्ति को संपूर्ण समाज के हित के लिए काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कुल कितने तरीकों का वर्णन किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गबन के 40 तरीकों का वर्णन किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? तो सही उत्तर है गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न एक पुस्तक है, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी,
राम मनोहर लोहिया। दोस्तों राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अन्य पुस्तकों में इतिहास चक्र यानी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, भारतीय शिल्प, मार्क्सवाद, समाजवाद, समदृष्टि, समाजवादी चिंतन और संसदीय आचरण, ये सभी राम मनोहर लोहिया की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वोदय को जन समाजवाद की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी, MN राय, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी के सर्वोदय से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनहेलिशन ऑफ कास्ट दोस्तों ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। हु वर द शूद्राज ये 1946 में प्रकाशित हुई। द अनटचेबल्स 1948 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। इसके अलावा द बुद्धा एंड हिज धर्म ये 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो जो सही क्रम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सबसे पहले इनहेलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद हु वर द शूद्राज, फिर आएगा द अनटचेबल्स और लास्ट में द बुद्धा एंड हिज धर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो सही उत्तर है दोस्तों इंदिरा गांधी वर्ष 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे राज्यसभा की सदस्य थीं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का जो है दोस्तों दल विहीन प्रजातंत्र है, इन्होंने पार्टीलेस लोकतंत्र की बात की। डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य की व्यवस्था की। जवाहरलाल नेहरू का कथन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है। और JS मिल ने आत्म विषयक और पर विषयक कार्यों की बात की। तो इस आधार पर जब सही कूट आप मिला लेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न भी देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का वर्ष क्या है? 1920 है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो इस आधार पर 4, 1, 2 और 3। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर उत्तर देना है। महत्वपूर्ण नारे और नेता, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा था। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। तो इस हिसाब से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। देखिए 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों हमने कई बार इस प्रश्न का उत्तर देख लिया है। संविधान के भाग 2 में देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है? तो सही उत्तर है 1955 में। दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया और इसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के तरीके में विस्तार से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, ये किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 जो है देखिए इसमें क्या वर्णन है? इसमें वर्णित है कि राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए 30 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य होंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, भारत को मृदु राज्य या सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा किसने दी है? तो सही उत्तर है गुन्नार मेडल। दोस्तों गुन्नार मेडल ने भारत को मृदु राज्य बताया है, और मृदु राज्य से मतलब ऐसे राज्य से होता है जो शस्त्र और हथियारों से संपन्न नहीं, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन, देखिए दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगात्मक संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी है। ए का तीसरा हो जाएगा। केसी व्हीयर आप जानते हैं, इन्होंने भारतीय संघ को अर्धसंघीय की संज्ञा दी है। एपिलबी ने केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ कहा है, और आइवर जेनिंग्स ने अत्यंत संघीय संविधान की संज्ञा दी है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अनुच्छेद 60, 360, 352 या 356? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान है, और इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अपने शरीर को प्रस्तुत करना। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी आदेश देना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों सूचित करना। और अधिकार परीक्षा का मतलब है कि किस अधिकार से आपने कोई जो है लोक प्राधिकारी का पद धारण किया है या नहीं किया है। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये कथन किसका है? तो ये कथन के.टी. शाह का है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। देखिए, यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है, ये सही है। और एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। तो 1 और 2 आपका सही कथन है। देखिए, ऑप्शन सी 1 और 2 आपके सही हैं। ये जो प्रश्न संख्या है उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर यानी संभ्रांत परत या मलाईदार परत की पहचान की थी? तो आपको बताना है किस आयोग ने क्रीमी लेयर की पहचान की थी। तो सही उत्तर है दोस्तों बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग ने जो है पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर या संभ्रांत वर्ग की पहचान की थी, और उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखे जाने का जो है सिफारिश किया था। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आप जानते हैं न्यायपालिका भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संविधान और राज्य व्यवस्था से ही अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तब इस पर कानून पास किया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची को कहा जाता है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 में किसकी शक्तियों से संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा की शक्तियों से। दोस्तों अनुच्छेद 249 राज्यसभा की शक्तियों यानी राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया है? ए के चंदा, मारिस जोन्स, के सी व्हीयर या डी डी बसु?
तो सही उत्तर है आपका मॉरिस जोन्स। दोस्तों मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को जो है ये सौदेबाजी की संघात्मक व्यवस्था कहा है। अगला प्रश्न है 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को किन राज्यों में विभाजित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि बम्बई को 1960 में विभाजित किया गया था किन राज्यों में, तो सही उत्तर है गुजरात और महाराष्ट्र में। दोस्तों द्विभाषी राज्य बम्बई को 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। और भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य देखा जाए तो 1960 में जो है इसको बम्बई और गुजरात में बांटा गया, गुजराती भाषियों के लिए गुजरात जबकि मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र का गठन किया गया। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, ये सही उत्तर है। देखिए इसके अलावा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त किया गया। तो क्या है, देखिए सूचना की दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है कि सूचना की स्वतंत्रता 2002 को निरस्त किया गया है। और शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया है, तो ये आपका सही नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन किया गया है। तो यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा कि सूचना के अधिकार से संबंधित कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त नहीं किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखते हुए जो है सूचना का अधिकार प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न है कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जा सकता है। आपको बताना है कि वो कौन से अधिकार हैं जिनके आधार पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जा सकता है। तो यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता है, और यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है और विधानमंडल में बहुमत रखने वाला कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, और तीसरा यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या संघीय ढांचा विभंग हो गया है, तो सही उत्तर है 1, 2 और 3। ये तीनों आधार ही किसी भी राज्य में जो है भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब, तो सही उत्तर है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आप जानते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है, अन्य न्यायालयों में नहीं होती है। अगला प्रश्न है जिस वित्तीय वर्ष में भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी वो कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1989-90। देखिए दोस्तों भारत में शून्य आधारित बजट का जो प्रारंभ है 1983 में हुआ था। 1986 में सरकार ने इसको अपनाना स्वीकार किया और 1987-88 में इसे भारत के विभिन्न भागों में लागू किया गया था। तो देखिए सबसे पहले जो है शून्य आधारित बजट की खोज का श्रेय पीटर फियर को दिया जाता है और इसका प्रथम प्रयोग अमेरिका में 1977 में जिमी कार्टर द्वारा किया गया था, जिमी कार्टर सरकार द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1987-88 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा के कार्यों में गलत है। बिना राज्यसभा की सहमति के लोकसभा नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती है, ये आपका सही है। किसी स्थान को रिक्त घोषित करना ये भी सही है। प्रक्रिया से संबंधित किसी नियम को स्थगित करने की शक्ति और सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति, दोस्तों सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति लोकसभा के कार्यों में गलत है। और आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों राज्यों में जो महाधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और ये प्रांतीय सरकारों का विधिक सलाहकार होता है। तो दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी जो अटॉर्नी जनरल होता है उनके सहायक के रूप में सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है और ये लोकसभा के कार्यों में नहीं है। अगला प्रश्न है न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संबंधी प्रावधान
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में पेंशन, न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संबंधी प्रावधान कहाँ हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद और राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष के वेतन आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है। कथन है दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में प्रधान स्थिति होती है और कारण है भारत गठबंधन सरकारों के युग की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए तो सही है कि भारत में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में प्रधान स्थिति होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा गया है और प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के चयन का अधिकार भी दिया गया है, इसलिए उसकी मंत्रिमंडल में प्रधान स्थिति है। दूसरा जो कारण दे रहा है कि भारत गठबंधन सरकारों के युग की ओर बढ़ रहा है, ये कारण सही नहीं है। यह कारण जो है कथन को सपोर्ट नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, यानी कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिससे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया गया हो? तो सही उत्तर है, यदि कोई अवर न्यायाधिकरण या लोअर कोर्ट अपने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो उच्च न्यायाधिकरण जो है प्रतिषेध नामक रिट जारी करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो किस संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया था? दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन। देखिए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने संबंधी प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 16, 10, 8 या 6? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, देखिए 8। राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या 8 है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय समितियां संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संसद, कार्यपालिका और आम जनता के बीच मजबूत कड़ी होती हैं दोस्तों। 24 अस्थायी समितियां अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को संभालती हैं। इनमें से 8 राज्यसभा के अंतर्गत और 16 लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, ये कथन किसने कहा है कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला? ये कथन किसका है? तो ऑप्शन देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, एलेक्जेंड्रोविच या रोनाल्ड्स वाट? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑस्टिन के अनुसार भारत में सहकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, लेकिन राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो उत्तर है दोस्तों, भारत में 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्वितीय सदन है। तमिलनाडु में नहीं है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर है दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सभी प्रकार की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। ऑप्शन देखिए, भीखू पारेख, टी.एन. मदान, बिपिन चंद्र और आशीष नंदी। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन बिपिन चंद्र का है जो कहते हैं कि सभी प्रकार की सांप्रदायिकता हानिकारक है।
अगला प्रश्न है पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से? तो सही उत्तर है पोलिट ब्यूरो साम्यवादी पार्टी से संबंधित है और ये एक कोर समिति की भांति होती है जिसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है और पोलित ब्यूरो ही साम्यवादी पार्टी से संबंधित सभी फैसले लेती है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय लोक दल, दोस्तों राष्ट्रीय लोक दल ये उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इंडियन नेशनल लोक दल ये हरियाणा में जो है प्रचलित है। जनता दल, दोस्तों जनता दल सेकुलर ये कर्नाटक में है और राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी ये बिहार में प्रचलित है। तो इस आधार पर सही कोट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने आयोग के अंतर्गत एक विशेष निर्वाचन व्यय का पर्यवेक्षण विभाग का गठन किया है और इसके अलावा राजनीतिक दलों के हिसाब किताब का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचकीय अपराध है, ये भी सही नहीं है। पोलिंग स्टेशन के भीतर चल रही मतदान की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने की अनुमति होती है, तो देखिए वो सही है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 कथन आपके सही नहीं हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 आपके सही नहीं हैं। देखिए ऑप्शन डी दोस्तों, 2 और 3 ऑप्शन डी में है, ये आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर नई दिल्ली में। दोस्तों भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की गई थी, 1954 में। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो सही उत्तर है ग्राम पंचायत दोस्तों अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक कथन है वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित कथन है। वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, ये कथन किसका है? हाल्स्टी, डॉक्टर महेंद्र कुमार, JR चाइल्ड्स या नार्थेज? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, JR चाइल्ड्स ने वैदेशिक नीति के संबंध में कहा है कि वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का मूल सारभूत तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं HJ मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। इनका कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, कौन से 2 कथन चीन की नीति जो है हथेली और 5 अंगुलियों के सिद्धांत के बारे में सही है? देखिए इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल हैं, इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं और इसमें त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। आपको बताना है कि कौन से 2 कथन चीन की नीति हथेली और 5 अंगुलियों के सिद्धांत पर जो है व्यवस्थित है। दोस्तों आप जानते हैं कि चीन की नीति हमेशा ही विस्तारवादी रही है, इसमें वो अपने पड़ोसी देशों से सीमा संबंधी विवाद भी रहे हैं। इसमें उसका हथेली और 5 अंगुलियों का सिद्धांत के तहत हथेली जो उसकी है वो तिब्बत है, हथेली तिब्बत है। इसके अलावा उसकी 5 अंगुलियों में एक भूटान है, एक नेपाल है, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक सिक्किम है और एक लद्दाख है। तो देखिए ये जो है चीन की नीति है और इसकी मांग वो समय समय पर दोहराता है और भारत में शामिल इन राज्यों को अपने नक्शे में दर्शाता है, जिसका भारत के द्वारा कड़ा विरोध भी किया जाता है। तो इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल हैं। तो ये ए और बी कथन भारत के जो है चीन की नीति हथेली और 5 अंगुलियों के सिद्धांत में सही है। तो ए और बी यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी GIC प्रवक्ता जो अभी आगे आयोजित होनी है उसके लिए राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया।
जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें एक आध प्रश्न ऐसे हैं जो संदेह में हैं, जिनका उत्तर क्लियर नहीं है। अगर जो आपको उत्तर मिलेगा सटीक उत्तर, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, ताकि हमारे अन्य साथियों को भी उसका सटीक उत्तर पता चल सके। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।